तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे ज़रूरी भाग यानी पार्लियामेंट की बात करेंगे, जिसमें भारत के आम आदमी द्वारा इलेक्टेड उम्मीदवार को भेजा जाता है, जो भारत की राज्य व्यवस्था और भारत की राजनीति को चलाते हैं, जिससे भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन बनता है। लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि ये लोकसभा और राज्यसभा क्या है और आखिर भारत को दो असेंबली की ज़रूरत क्यों है, जबकि दो असेंबली होने से किसी भी डिसीजन को लेने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और इन असेंबलियों से रिलेटेड एक इकोनॉमिक फैक्ट यह है कि 2012 में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इन दोनों असेंबलियों को 1 मिनट कंडक्ट कराने में 2.5 लाख का खर्च आता है। फिर भी भारत को इन असेंबलियों की ज़रूरत क्यों? और आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों भारत की राजनीति में इन दोनों असेंबलियों की इम्पोर्टेंस है। तो मैं गोविंद चौरसिया, आइए मेरे साथ समझते हैं। बहरहाल, हम लोकसभा और राज्यसभा को समझें इससे पहले हमें समझना जरूरी होगा कि इनका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के तहत इंडियन यूनियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर्म सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें आम लोग द्वारा उम्मीदवार को चुना जाता है और वह उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाते हैं, जिसके बाद उन्हें काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है और उन्हें प्राइम मिनिस्टर सीधा हेड करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो 2 हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा वाला सिस्टम है वह हमने इंग्लैंड से लिया था, जिसे बिकैनलिज्म कहा जाता है। पहली बार बिकैनलिज्म का इस्तेमाल ब्रिटिश इंडिया के 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, जिसके बाद भारत में भी 2 हाउसेज को क्रिएट किया गया और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने बिकैनलिज्म को कंटिन्यू किया था। तो दोस्तों, अब समझते हैं लोकसभा और राज्यसभा को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। तो इसे हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं। हाउस ऑफ द पीपल बोलने का रीज़न यह है कि इसमें आम लोग द्वारा चुने उम्मीदवारों को भेजा जाता है और दूसरी तरफ राज्यसभा को हम अपर हाउस या काउंसिल्स ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के MLAs द्वारा उम्मीदवार को भेजा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि लोकसभा के चुनाव में 18 वर्ष की आयु के हर सिटीज़न को वोट करने का अधिकार है, पर मैं यहाँ यह बता दूं कि 1988 से पहले यह एज लिमिट 21 हुआ करती थी। बहरहाल, राज्यसभा की बात करें तो वहाँ एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर 5 कैंडिडेट के बीच वोटिंग है तो उसमें से पीछे रह जाने वाले कैंडिडेट को मिले वोट्स को सभी बचे कैंडिडेट्स में बांट दिया जाएगा और फिर विजेता को चुना जाएगा। और अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की मैक्सिमम सीट 552 रखी गई है, पर करंटली ये 543 ही हैं, जिसमें से 530 स्टेट की हैं और 13 यूनियन टेरिटरीज की और 2 प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं। 2019 तक इन 2 सीटों को एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता था, पर भारतीय संविधान में हुए 104वें संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन शब्द को संविधान से हटाया गया। और वहीं राज्यसभा की मैक्सिमम सीट भारतीय संविधान के अनुसार 250 है, पर यह अभी करंटली 243 पर एक्सिस्ट कर रही है। इसमें भी 233 मेंबर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के और 12 मेंबर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और ये 12 मेंबर्स वह होते हैं जो अपनी फील्ड में महारथी होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एक्सेट्रा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा एक टेम्परेरी असेंबली है जो हर 5 साल बाद बदलती है और वहीं राज्यसभा एक परमानेंटली असेंबली है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में बदलते हैं, जिससे यहाँ हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर हर सदस्य का 6 साल का कार्यकाल होता है। और वहीं लोकसभा की सदस्यता की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम 25 साल की उम्र अनिवार्य है और वहीं राज्यसभा में यह एज बढ़कर 30 हो जाती है। लोकसभा को कंडक्ट स्पीकर द्वारा किया जाता है जो लोकसभा से ही इलेक्ट किया जाता है और वहीं राज्यसभा को कंडक्ट वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अगर हम इन दोनों हाउसेस की पावर की बात करें तो इन जनरल राज्यसभा और लोकसभा के अप्रूवल के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बनाया जा सकता, पर इस मुद्दे पर दोनों हाउसेस की पावर सेम ही है। पर कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां लोकसभा कमज़ोर पड़ती है और वहीं राज्यसभा भी कई जगह कमज़ोर दिखती है। आइए इन मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मुद्दे जिसमें लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है वह ये हैं। पहला, लोकसभा ही वो जगह है जहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा
लेकिन वहीं राज्यसभा इस मामले में कमजोर दिखाई देती है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी के राज्यसभा में कम मेंबर भी हो तब भी वो गवर्नमेंट क्रिएट कर सकता है अगर उसकी लोकसभा में मेजोरिटी हासिल हो तो। इसके अलावा केवल लोकसभा के पास ही फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि लोकसभा ही फाइनेंशियल बिल पर डिसीजन ले सकता है और राज्यसभा केवल डिस्कस के लिए होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 110(1) के हिसाब से मनी बिल्स केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, और फाइनल डिसीजन भी लोकसभा का ही होता है। यही कारण है कि हमारा ईयरली बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि वह एक तरह का मनी बिल होता है। यहाँ पर एक इशू यह भी है कि यह कैसे पता चले कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, क्योंकि इस पर फाइनल डिसीजन भी लोकसभा स्पीकर का ही होता है, जो जनरली रूलिंग पार्टी का सदस्य होता है, और ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी का ही साइड लेगा। और इसके बाद भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों हाउसेस के पास बराबर पावर है, बस ऐसा करने से पहले उन्हें मेजोरिटी की जरूरत होती है। अगर किसी बिल पर दोनों सदनों की मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट द्वारा दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग द्वारा उस पर सहमति बनाएगा। पर इसमें एक झोल यह भी है कि रूलिंग पार्टी के लोकसभा में ज़्यादा सदस्य होने के कारण ज्वाइंट मीटिंग में भी ज़्यादा सदस्य होंगे, जिस पर रिजल्ट पर उसी पार्टी का छाप देखा जा सकता है, और इस मामले में भी लोकसभा के पास एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा स्टेट की पावर को छीनकर सेंटर को दे सकती है अगर वह राष्ट्रीय हित में है तो। इसके अलावा आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है, और आर्टिकल 352 के तहत राज्यसभा देश में इमरजेंसी पीरियड को बढ़ा भी सकती है जब लोकसभा को डिमोलिश किया गया हो। तो अभी तक वीडियो देखकर आप लोग यह समझ गए होंगे कि राज्यसभा के क्रिएशन के पीछे का कारण इंडिया को फेडरल बनाना था। हमारे संविधान निर्माताओं को यह लगता था कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को कैप्चर ना कर ले, इसीलिए उन्होंने राज्यसभा का क्रिएशन किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि राज्यसभा ही वह संस्था है जिसके तहत स्टेट की पावर को सेंटर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर वह राष्ट्रीय हित में है तो आप लोगों के मन में अब यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम को, जहां स्टेट्स को सारी पावर है और सेंटर के पास केवल फॉरेन रिलेशन की पावर होती है, को अपनाने के बजाय राज्यसभा और लोकसभा के बीच पावर को डिवाइड क्यों किया? तो इसका आंसर यह है कि भारत एक विविधता से भरा देश है जिसमें कई सारे धर्म, जाति, भौगोलिक इकाई के आधार पर लोगों का विभाजन हो रखा है। इसी की वजह से हम लोगों ने अमेरिका जैसे फेडरल सिस्टम को अपनाने की बजाय एक अलग ही फेडरल सिस्टम को अपनाया, जिसे नाजी फेडरलिज्म कहते हैं। इसमें सेंटर के पास स्टेट के मुकाबले ज़्यादा पावर होती है। हमारे फेडरलिज्म के तहत राज्यसभा यह भी इंश्योर करती है कि अगर किसी पार्टी को चुनाव में मेजोरिटी ना मिल रही है तो देश में अराजकता का माहौल ना बने, जैसा 90s-80s में हुआ था। और कुछ एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि राज्यसभा यह भी इंश्योर करती है कि समाज के कुछ ग्रुप जैसे वुमेन्स, रिलीजियस ग्रुप, एथनिक ग्रुप, माइनॉरिटीज को राजनीतिक में भागीदारी मिले, क्योंकि शायद ये वर्ग डायरेक्टली इलेक्शन में ना जीत सके। इसी वजह से इन्हें इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत राज्यसभा और भारतीय राजनीति में भागीदारी दी जा सके। तो दोस्तों, ये था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी। आई होप सो आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।